मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात गुटनिरपेक्षता के अभ्युदय के निम्नलिखित या निम्न कारण उत्तरदायी हैं, जिनका मैं एक एक करके उल्लेख करूंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उसमें सबसे पहला कारक है शीत युद्ध। हम सबको पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों में गंभीर मतभेद, तीव्र तनाव, वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाग्बाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे। बारूद के गोले बारूदों से लड़े जाने वाले सैनिक संघर्ष के स्थान पर कागज के गोलों और अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी गुट का पक्ष न करके, समर्थन न करके पृथक रहने की जो नीति अपनाई, जो निर्णय लिया, और इस नीति को ही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाने लगा। तो ये पहला कारण ये हो गया। दूसरा, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्र केवल औपचारिक अर्थ में ही स्वतंत्र नहीं, बल्कि महाशक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से भी मुक्त दिखना चाहते थे। कहने का अर्थ, वो औपचारिक रूप से तो जैसे ब्रिटेन से भारत स्वतंत्र हो गया 47 में, पर हम यदि उनके गुटों को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ब्रिटेन पश्चिमी गुट, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तो वहाँ पर फिर वही स्वतंत्रता, वही गुलामी वाली मानसिकता में हमें जीना पड़ता है, इस देश को चलना पड़ता है। तो वास्तव में हम हर प्रकार से मुक्त दिखना और होना चाहते थे, और साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक प्रकार से हमें इन गुटों के साथ जुड़ने से, एक गुट का पक्ष लेना या दूसरे का विरोध करने से हम वापस उसी चक्र में, स्वतंत्रता वाले, गुलामी वाले चक्र में शामिल हो जाते। तो इसलिए हमने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुनने में ही वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव और जीने के का रास्ता दिखाई दिया। तो और इसमें आगे तीसरा, सैनिक गुटों से पृथक रहना। 1945 के पश्चात संसार में दो गुटों का उदय हो चुका था। 1945 और 60 की कालावधि में एशिया, अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे, और संभलने के लिए इनको समय चाहिए था मुख्य धारा में आने के लिए। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर न मिल पाता, और ये सदैव के लिए दबकर रह जाते। तो ये इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, और उस ध्यान के अंतर्गत ही सबसे सुंदर रास्ता, सुंदर दिशा गुटनिरपेक्षता की ओर जाती हुई दिखाई दी।
अगला, अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि वे राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में, जहां किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान ही न रह जाए। उन्होंने अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छाया मात्र नहीं बन सकते, चाहे वे राष्ट्र कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। राष्ट्रपति सुकर्णा ने कहा था कि न तो हम छाया राष्ट्र हैं, न पाठ्य पुस्तकीय विचारक हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो व्यवहारिक पहलू है विदेश नीति का, उस पर सकारात्मक प्रकार से, व्यवहारिक प्रकार से विचार करके प्रत्येक नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र ने इन गुटों से अलग रहने का रास्ता, जो गुटनिरपेक्षता का था, चुना। अगला, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपनी को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और न ही दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य है। तो ये अपना स्वतंत्र वजूद रखने के लिए और स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए जो सबकी बड़ी आकांक्षा, अभिलाषा, सपन था, तो उसका वो सपन साकार इस स्वतंत्र विदेश नीति या इन गुटों से अलग रहकर ही किया जा सकता था। तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्मारक पर आगे बढ़ने का इन्होंने संकल्प लिया। आर्थिक कारण, प्राय सभी गुटनिरपेक्ष देश या नवोदित स्वतंत्र देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और रहन सहन का स्तर नीचा था और अब भी है। अतः उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय संभवतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए न तो इनके पास पूंजी थी और न ही तकनीकी कौशल था। अतः उन्होंने अपनी विदेश नीति का या वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीज़ें बिना कोई शर्त जहाँ से भी मिल जाएं प्राप्त करना, क्योंकि उन्हें इन समस्त सहायताओं की सख्त जरूरत थी। यहाँ भी उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। तो ये आर्थिक कारण थे, ये अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे, चलना चाहते थे। तो इन जैसी परिस्थितियों में सभी से इनको मदद की, आर्थिक, तकनीकी जो भी मदद है, सैन्य मदद है, सब से मदद की आवश्यकता थी। अब ये एक किसी गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे गुट से इनके सहायता के द्वार बंद हो जाते। तो इसलिए इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, जिससे दोनों ही गुटों से इन्हें सहायता मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि ये मुख्य कारण थे और ये कारण सारे यथार्थवादी थे, व्यवहारिक थे और इस मार्ग से ही दुनिया में शांति है और है स्थापित हुई। और अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पूरी दुनिया ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के अस्तित्व को, इसकी प्रासंगिकता को स्वीकारा है। और ये आज हमने थोड़ा सा इसका अध्ययन किया
थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। आगे फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।